बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 86 मुलाहिज़ा फरमाएं। सोनिया ने मेरी गोद से सर हटा लिया और उसके साथ ही मुझे पकड़ कर गिरा दिया और फिर मैं अपने हवास खो बैठा। तूफान गुजर गया तो मैं जैसे होश में आया वो सब कुछ हो गया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अजीब से जज्बात का तलातुम खेल सैलाब था जो मुझे तिनके की तरह बहा ले गया था। जानकी भी मुझे किसी ऐसे ही तूफान में धकेलने की कोशिश करती रही, लेकिन जो काम वो बरसों में नहीं कर सकी थी वो काम सोनिया पहला मौका मिलते ही कर गुजरी थी। मुझे अपने किरदार पर बड़ा फख्र था। जानकी की हर कोशिश नाकाम रही थी। थाई कई मरतबा मेरे सामने बेलिबास हुई थी। कई और लड़कियां मेरे किरदार की चोटी को सर करने की कोशिश कर चुकी थी, मगर उन्हें मायूसी और नामुरादी के सिवा कुछ नहीं मिला था। और सोनिया ने मुझे चारों खाने चित कर दिया। मेरी अना का भरम टूट गया, अगरचे इसमें मेरी नीयत और मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बेकसूर और बेगुनाह नहीं समझता था। सोनिया ने जब मेरी गोद में सर रखा था तो मुझे उसी वक्त मुज़ाहमत करनी चाहिए थी, लेकिन वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं ये सब कुछ सोचता रहा और फिर मेरे दिमाग में आंधियां सी चलती रही। फिर न जाने कब मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। सोनिया ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। गार में तारीकी थी। मेरे ख्याल में अब भी रात ही थी, लेकिन सोनिया ने टॉर्च जलाकर मेरी कलाई पर बनी हुई घड़ी पर नजर डाली तो मैं चौंक गया। दिन के 11 बज रहे थे। मेरे गांव से निकलकर दरख्तों की शाखों से झांका तो वादी में तेज धूप फैली हुई थी। रात को रोशनियां देखकर मैंने जो अंदाजा कायम किया था वो दुरुस्त साबित हुआ। दूर दूर तक बिखरे हुए काटेज की तादाद 20-22 से ज्यादा नहीं थी। करीब तरीन वही काटेज था जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। चंद एक के अलावा तमाम काटेज यहाँ से नजर आ रहे थे और वो मजकूरा काटेज तो मेरी नजरों के बिल्कुल सामने था। उसका फ्रंट दूसरी तरफ था और रकबी हिस्सा हमारी तरफ। मैं देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर वापस आ गया। सोनिया बैग में से एक डिब्बा निकालकर खोल चुकी थी। टार्च की रोशनी में हमने खाना खाया और उसके थोड़ी देर बाद हम उस अंदरूनी गार से निकलकर बाहर वाले गार के दहाने के करीब बैठ गए। बाहर अगरचे तेज धूप थी, लेकिन गार के सामने गुंजान दरख्तों की वजह से अंधेरा सा था। सरगोशियों में बातें करते हुए एक मौके पर सोनिया ने इशारतन रात वाले वाक़े का जिक्र भी किया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन मैंने कुछ कहने की बजाय मुंह फेर लिया। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद दरख्तों की शाखें हटाकर बाहर भी झांक लेता था और फिर एक मरतबा मैं चौंक गया। एक औरत बच्चे को गोद में लिए उस काठी के अकब में सब्जियों की क्यारी में घूम रही थी। उस बच्चे की उम्र 6 महीने से ज्यादा नहीं थी। उसके 2 घंटों बाद मैंने कमांडो ड्रेस में एक आदमी को भी वहां देखा। सवेर 5 बजे तक वो दोनों कई मरतबा वहां नजर आए। हमें समझने में देर ना लगी कि वो दोनों मियाँ बीवी थे और उनके सिवा काठी में और कोई नहीं था। शाम का अंधेरा फैलने के तकरीबन 1 घंटे बाद मैं और सोनिया उस गार से निकल आए। मैंने जो मंसूबा बनाया था उसमें नाकामी की सूरत में अजियतनाक मौत ही हमारे हिस्से में आती, लेकिन कामयाबी की सूरत में हम दारा और उसके साथियों पर भी हाथ डाल सकते थे। काठी के सामने वाले रुख पर बत्ती जल रही थी, जबकि पिछली तरफ अंधेरा था। हम राइफलें संभाले दबे कदमों आगे बढ़ते रहे। काठी के हक में पहुंचकर हम रुक गए। एक कमरे में रोशनी हो रही थी। मैंने खिड़की के शीशे से झांक कर देखा। वो औरत और मर्द बेड पर लेटे हुए थे। उनके दरमियान में बच्चा बैठा हुआ था और वो दोनों बच्चे से खेल रहे थे। मैंने सोनिया को इशारा किया। वो अकबी दरवाजे के करीब पहुंच गई और होले होले दस्तक देने लगी। बेड पर लेटे उस आदमी ने चौंक कर बीवी की तरफ देखा। दोनों की आंखों में उलझन सी थी। उस आदमी ने बेड से उठकर दाईं तरफ वाली दीवार पर कपड़ों के साथ टंगे हुए होलिस्टर से रिवॉल्वर निकाला और इस कमरे से निकलकर दूसरी तरफ चला गया। चंद सेकंड बाद अकबी दरवाजे पर अंदर से उसकी आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोलो, सोनिया ने खांसते हुए जवाब दिया। उस आदमी ने पता नहीं क्या समझकर दरवाजा खोल दिया और फिर रोशनी में सोनिया को देखते ही उछल पड़ा। उसने रिवॉल्वर वाले हाथ को हरकत देने की कोशिश की, मगर मैंने तेजी से आगे बढ़कर राइफल की नाल उसकी खोपड़ी से लगा दी। हरकत मत करना, खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेरे हल्क से गुर्राहट निकली। वो आदमी बुरी तरह बदहवास हो गया। सोनिया ने बड़े इत्मीनान से उसके हाथ से रिवॉल्वर लिया और हम दोनों उसे धकेलते हुए अंदर आ गए। सोनिया ने दरवाजा बंद कर दिया। जब हम दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो वो औरत भी हमें देखकर उछल पड़ी। उसके चेहरे पर खौफ के साए लहरा गए। उसने जल्दी से बच्चे को उठाकर अपने सीने से लिपटा लिया। हम तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मैंने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। हमें 1-2 रोज के लिए यहाँ पनाह चाहिए। अगर ताउन करोगे तो महफूज रहोगे, बसूरत दीगर। मैंने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। ओह, उस आदमी के मुंह से बेइख्तियार निकला। तुम दोनों शायद उसी औरत के साथ ही हो जो पहाड़ी की दूसरी तरफ काठी में हमारे एक गार्ड को कत्ल करके फरार हुई, लेकिन तुम लोग बच नहीं सकोगे। पूरे ट्राई एंगल में तुम लोगों की तलाश जारी है। मैं उसकी बात सुनकर उछल पड़ा। वो यकीनन जानकी की बात कर रहा था। उसकी बात से अंदाजा हुआ था कि जानकी जिंदा है और उस काठी में मुआफिल लड़की को कत्ल करके भाग गई थी। कमरे के फर्श पर बिखरा हुआ खून उसका नहीं, लेकिन उसकी राइफल, खंजर और हेयर क्लिप। मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं उस आदमी से सवालात करता रहा, लेकिन वो ज्यादा नहीं जानता था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि मुआफिल लड़की ने फोन पर बस्ती के कंट्रोल रूम को इतला दी थी कि 3 अफराद ने उसे कैदी बना लिया है, जिसमें एक मर्द और 2 औरतें हैं। एक औरत और एक आदमी तो कहीं चले गए हैं और तीसरी औरत काठी की निगरानी कर रही है और वो खुद मौका पाकर कंट्रोल रूम को इतला दे रही है।
उस आदमी के कहने के मुताबिक जब करीबी पोस्ट से 2 मुहाफिज वहां पहुंचे तो कांटे की निगरानी करने वाली औरत मुहाफिज लड़की को कत्ल करके फरार होने की कोशिश कर रही थी। मुहाफिजों ने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो फायरिंग करते हुए फरार होगी और मुहाफिज देर तक अंधेरे में गोलियां चलाते रहे और बिलाकर मुहाफिज लड़की की बराना लाश लेकर वापस आ गए। बाद में मजीद मुहाफिजों को वहां भेजा गया। वो ठीक वक्त पर वहां पहुंचे मफरूर औरत के दूसरे 2 साथी वहां मौजूद थे, लेकिन जबरदस्त मुकाबले के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जानकी जिंदा है, लेकिन ये परेशानी लाहक हो गई कि वो कहाँ है और किस हाल में है। ये दोनों मियाँ बीवी थे। मर्द का ताल्लुक बर्मा से था और औरत चीनी थी। इन दोनों का माजी संगीन जराइम की गंदगी से आलूद था। कानून से बचने की कोशिश में ये अपने मुल्क में जनरल खोराट के एजेंटों के हाथ लग गए, जिन्होंने इन्हें यहाँ भेज दिया। इन्हें बड़े सब्ज बाग दिखाए गए मगर यहाँ आकर ये जिंदगी भर के लिए कैदी बनकर रह गए। गोल्डन ट्रायंगल में एक साथ ड्यूटी देते हुए इन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया और 2 साल पहले शादी कर ली। शादी की कोई मजहबी रस्म अदा नहीं हुई थी। 2-4 साथियों की मौजूदगी में इन्होंने एक दूसरे को मियाँ बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया। ट्रायंगल में ऐसी शादियों की कई और मिसालें भी मौजूद थी। इस आदमी का नाम बूमा और उम्र 40 के लगभग थी, जबकि औरत की उम्र 30-32 साल और नाम वूफा था। वो खासी हसीन औरत थी। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। बीवी और बच्चे को मेरी राइफल की जद पर देकर बूमा हमसे ताउन करने पर आमादा हो गया। वो रात हमने जिस तरह गुजारी थी मैं ही जानता था। उन दोनों की तरफ से खतरा तो बहरहाल था, इसलिए मैं और सोनिया रात को बारी बारी जाग कर उनकी निगरानी करते रहे थे। वूफा ने बच्चे की वजह से लंबी रुखसत ले रखी थी, लेकिन बूमा को बहरहाल सुबह ड्यूटी पर जाना था। अगर मैं ड्यूटी पर नहीं गया तो मेरे साथियों को शुबा हो जाएगा और कोई ना कोई मालूम करने के लिए इस तरफ जरूर आएगा। ऐसी सूरत में तुम ड्यूटी पर जरूर जाओगे, मैंने कहा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो इन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने वूफा और बच्चे की तरफ इशारा किया। और तुम हमारा एक काम भी करोगे। तुम्हें यह मालूम करना है कि थाईलैंड से आने वाले जनरल खोराट के मेहमान किस कॉटेज में हैं, उनकी तादाद क्या है और यह कि उनके साथ थाई नाम की औरत किस हाल में है। बुम्मा ने इस बात में सर हिलाया और बीवी और बच्चे की तरफ देखता हुआ बाहर चला गया। वो दिन भी हमने बड़ी अजियत में गुजारा। मुझे शुबा था कि बूमा ने अगर हमारे बारे में बता दिया तो हमें इस काठी में घेर कर चूहों की तरह खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बूमा को वाकई बीवी और बच्चे से मोहब्बत थी। वो शाम 6 बजे के करीब वापस आ गए। उससे हासिल होने वाली इतलात बड़ी तशवीशनाक थी। दारा गिम और चीफा के साथ एक जवान और हसीन औरत भी थी जिसे उन्होंने अयाशी के लिए अपने साथ रखा हुआ था। वो उसे थाईलैंड ही से लेकर आए थे। थाई के बारे में बूमा ने बताया कि वो बीमार है, हर वक्त पड़ी रहती है। दूसरी तशवीशनाक इतला ये थी कि हमें गोल्डन ट्राई एंगल में दूर दूर तक तलाश किया जा रहा था। दोनों तरफ दरियाओं के मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई थी ताकि हम फरार होने की कोशिश न कर सके। जनरल खोराट को भी सारे हंगामे की इतला मिल चुकी थी। वो फोन पर बस्ती में अपने नाइब को हदायत देता रहता था। उसकी हदायत पर दारा वगैरह की हिफाजत के इंतजामात भी कर दिए गए थे। बुम्मा की काटी में हमें पनाह लिए हुए तीसरा दिन था। किसी को शुबा नहीं हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिन लोगों को तलाश किया जा रहा है वो उन्हीं के घरों में घुसे बैठे हैं। बुम्मा और हुफा से हमें और भी बहुत सी बातें मालूम हुई। इस बस्ती के दूसरी तरफ हीरोइन और दीगर मुनशियात तैयार करने की 2 फैक्ट्रियां थी। ट्रायंगल में ऐसी कई फैक्ट्रियां थी जिनमें हीरोइन और मार्फिन वगैरह तैयार होती थी। वो चौथा रोज था। शाम 6 बजे के करीब बूमा वापस आया तो उसकी चाल में लंगड़ाहट थी और चेहरे पर जर्दी सी फैली हुई थी। उसकी पिंडली पर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। पिंडली का वो हिस्सा स्याह पड़ चुका था और टांग सूईती जा रही थी। दर्द की लहरें उसे बेचैन किए दे रही थी। चेहरे पर करब नुमाया था। इसका सिर्फ एक इलाज है, उफा ने एक बूटी का नाम लेते हुए कहा। इसका रस मुतासर हिस्से पर लगाया जाए तो जहर का असर खत्म हो जाएगा, बस सूरत दीगर पूरे जिस्म में फैल जाएगा और ये जिंदा नहीं बचेगा। उफा के लहजे और चेहरे के तासरात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो शोहर के लिए कितनी परेशान थी। ये बूटी कहाँ से मिलेगी, मैंने पूछा। काठी के पिछवाड़े थोड़े से फासले पर मिल जाएगी। अगर तुम इजाजत दो तो मैं जाकर तलाश करूं। उफा ने कहा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैंने कहा। इस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैंने सोनिया को मोहतात रहने का इशारा किया और उफा के साथ काठी के अकबी दरवाजे से बाहर आ गया। मैंने उसे राइफल की जद पर ले रखा था। काठी के अकब में सब्जियों वाली खेती से निकलकर हम 30-35 गज और आगे निकल आए। उफा दरख्तों के नीचे झाड़ियों में अपनी मतलूबा बूटी तलाश कर रही थी। वो झुककर चल रही थी और मुख्तलिफ बूटियों के पत्तों को छू छू कर देख रही थी। मिल गई, वो पुरजोश लहजे में बोली और बैठकर उस बूटी की पत्तियां तोड़ने लगी। मैं करीब खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। फिर अकब में आहट सुनकर मैंने पीछे मुड़ना चाहा तो एक गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। खबरदार, अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे, राइफल फेंक दो। उस गुर्राहट के साथ एक राइफल की नाल मेरी पुश से लग गई। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई और पूरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ने लगी। मैंने अपनी राइफल फेंक दी और दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मेरे जिस्म में पैदा होने वाली सनसनी किसी खौफ का नतीजा नहीं थी। राइफल की नाल अगरचे मेरी पुश से लगी हुई थी और मैं अपनी राइफल फेंक कर दोनों हाथ ऊपर भी उठा लिए थे, लेकिन मेरे दिल में खौफ बिल्कुल नहीं था। अपने कम में आहट सुनकर और पुश्त पर राइफल की नाल का दबाव महसूस करके जो खौफ दिल में पैदा हुआ था वो उस हुर्राहट को सुनकर खत्म हो गया था। मैंने उफा की तरफ देखा। वो भी एक झटके से उठ गई
और उसने भी दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए। उसके एक हाथ में पौधे से तोड़ी हुई पत्तियां मौजूद थी। अब तुम दोनों मेरी तरफ घूम जाओ, अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो गोलियों से भून दिए जाओगे। मेरे अगम में वो हुर्राती हुई आवाज दोबारा सुनाई दी। चाँद के दावे करने के बाद गोलियों से भून देने की धमकी दे रही हो? मैंने उर्दू में ये अल्फाज कहते हुए आहिस्तगी से पीछे घूम कर देखा तो तुम वो जानकी थी। उसकी हल्की सी आवाज रुक रुक कर निकल रही थी। वो चंद में तारीकी में मुझे घूरती रही, फिर दौड़कर मुझसे लिपट गई। उसके एक हाथ में राइफल अब भी मौजूद थी और मैंने अपने दोनों हाथ बदस्तूर ऊपर उठा रखे थे। भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। मैं तो समझी थी कि तुम बेखबरी में उनकी गोलियों का निशाना बन गए हो। काठी की हालत देकर मैंने भी तुम पर फातिहा पढ़ ली थी, मैंने जवाब दिया और हाथ नीचे गिराकर उसकी पुश्त थपथपाने लगा। वो बड़ी सख्ती से मेरे सीने से लिपटी हुई थी, जिससे उसके जोश और मुझसे वाबस्तगी का अंदाजा लगाया जा सकता था। सोनिया कहाँ है? क्या वो भी जिंदा है और खैरियत से है? मैंने उसकी बात पूरी कर दी और गर्दन घुमाकर ऊफा की तरफ देखने लगा, जो हमसे 3-4 कदम के फासले पर खड़ी हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। हमारी गुफ्तगू का तो वो एक लफ्ज भी नहीं समझ सकी होगी, लेकिन ये सूरत-हाल देखकर वो जान गई होगी कि जानकी भी हमारी साथी है। ऊफा के लिए ये बेहतरीन मौका था। जानकी मुझसे लिपटी हुई थी, मेरी राइफल ऊफा के करीब जमीन पर पड़ी थी। वो अगर चाहती तो मेरी राइफल उठाकर हम दोनों को बेबस कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह भी मैं समझ रहा था। उसका बच्चा और शोहर हमारे कब्जे में थे और शोहर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुबतला था। उसकी जान बचाने के लिए वो पत्तियां इस वक्त ज्यादा जरूरी थी जो वो झाड़ी से तोड़ रही थी। अचानक काठी की तरफ से बच्चे की रोने की आवाज सुनकर ऊफा उछल पड़ी। मैंने भी जानकी को अपने से अलग करके जमीन से अपनी राइफल उठा ली। ऊफा, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मजीद पत्तियों की जरूरत हो तो जल्दी से तोड़ दो, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते और तुम्हारा बच्चा भी रो रहा है। ऊफा एक बार फिर झुककर झाड़ियों से जल्दी जल्दी पत्तियां तोड़ने लगी। वो बार बार काठी की तरफ मुड़कर भी देख रही थी। बच्चे के मुसलसल रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये औरत कौन है और तुम लोग यहाँ नहीं? मैंने जानकी की बात काट दी। वो हमारे बारे में जानना चाहती थी और मैं भी उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ खड़े रहकर बातें करना मुनासिब नहीं था। बच्चा रो रहा था, उसकी आवाज कहीं और भी सुनी जा सकती थी और ऐन मुमकिन था इस बिखरी हुई बस्ती का कोई आदमी सूरत-हाल मालूम करने के लिए इस तरफ आ निकलता। और फिर ऊफा के शोर और बूमा की हालत खराब थी। उसे फौरी तौर पर इन पत्तियों की जरूरत थी जिनकी तलाश में ऊफा इस तरफ आई थी। बस काफी है, ऊफा सीधी होते हुए बोली। उसने दोनों हाथों में पत्तियां भर रखी थी। मेरे कुछ कहने से पहले वो तेज से कदम उठाती हुई काठी की तरफ चलने लगी। मैं और जानकी भी उसके पीछे चल पड़े। अभी हम आधे रास्ते ही में थे कि बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई, लेकिन ऊफा की रफ्तार में कमी नहीं आई। वो हमसे 2-3 कदम आगे थी, लेकिन जब वो काठी के दरवाजे के सामने पहुंची तो हम उसके बराबर पहुंच चुके थे। मैं भी ऊफा के साथ ही दरवाजे में दाखिल हुआ और जानकी को दरवाजा बोल्ट कर देने की हदायत देता हुआ आगे बढ़ता चला गया। और जब मैं ऊफा के साथ कमरे में दाखिल हुआ तो वो दिलचस्प मंदिर देखकर मेरे ऊँटों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। सोनिया ने बच्चे को गोद में उठा रखा था। वो मासूम उसके सीने से लिपटा अपने नन्हे नन्हे हाथों को हरकत देते हुए बार बार उसके सीने पर मुंह मार रहा था, मगर उसे जिस चीज की तलाश थी वो उसे नहीं मिल रही थी। सोनिया की राइफल एक कुर्सी पर पड़ी हुई थी और बेड पर पड़ा हुआ बूमा तकलीफ में होने के बावजूद दिलचस्प नजरों से सोनिया और उसकी गोद में बच्चे को देख रहा था। ऊफा ने दोनों हाथों में पकड़ी हुई पत्तियां मेज पर रख दी और कभी शोहर और कभी सोनिया के सीने से लिपटे हुए बच्चे की तरफ देखने लगी। वो शायद कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि पहले किस पर तवज्जो दे, और फिर उसने शोर पर तवज्जो देने का फैसला कर लिया। बच्चा खामोश था, वो उसकी तरफ से मुतमईन हो गई। वो मेज पर पड़ी हुई पत्तियां समेटने लगी। उसने अपने शोर से कुछ कहा और कमरे से निकलकर किचन की तरफ चली गई। और इस वक्त दूसरे दरवाजे से जानकी अंदर दाखिल हुई। जानकी को देखकर सोनिया उछल पड़ी। जानकी के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उन दोनों ने एक दूसरे के गालों पर किस किया और एक दूसरे को जिंदा देखकर अपनी अपनी खुशी का इजहार करने लगी। वो बच्चा अभी सोनिया के सीने पर मुंह मार रहा था। उसे शायद भूख लगी थी, लेकिन उस मासूम को शायद ये मालूम नहीं था कि इन तिलों में अभी तेल नहीं था। वो मायूस होकर एक बार फिर रोने लगा। चंद सेकंड बाद ही ऊफा कमरे में आ गई। उसके एक हाथ में प्लेट में धुली हुई पत्तियां रखी हुई थी और दूसरे हाथ में सफेद सरामक का चिकना और चमकता हुआ खादिम दस्ता था जो ज्यादा बड़ा नहीं था। बच्चे के रोने की आवाज अब तेज हो गई। हमें बताओ क्या करना है इन पत्तियों का? मैंने ऊफा की तरफ देखते हुए कहा। तुम बच्चे को संभालो, इसे शायद भूख लग रही है। ऊफा ने पत्तियों वाली प्लेट और खादिम दस्ता मेज पर रख दिया और सोनिया की तरफ बढ़ते हुए बोली, इन पत्तियों को कूट कर रस निकालना है और बस, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। उसने शुक्रगुजाराना निगाहों से सोनिया की तरफ देखते हुए बच्चे को उससे ले लिया और एक कुर्सी पर बैठ गई और बच्चे को दूध पिलाने लगी। यहाँ की सूरत-हाल अभी तक जानकी की समझ में नहीं आई थी और शायद उसने बेड पर पड़े हुए बूमा को भी पहली मर्तबा देखा था। उसकी हालत देखकर वो तेजी से उसके करीब पहुंच गई। अरे ये कौन है? क्या हुआ इसे? उसने बूमा की सूजी हुई टांग की तरफ देखते हुए कहा। किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, मैंने जवाब दिया। ऊफा कहती कि इन पत्तियों का रस निकाल कर दिया जाए तो जहर का असर जायल हो सकता है, बसूरत दीगर पूरे जिस्म में फैल जाएगा और उसकी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा। ऊफा कहती है कि इन पत्तियों का रस निकाल कर दिया जाए तो जहर का असर जायल हो सकता है,
बसूरत दीगर पूरे जिस्म में फैल जाएगा और इसकी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा। हम वो बत्तियां तलाश करने ही बाहर गए थे कि ड्रामाई अंदाज में तुमसे मुलाकात होगी। जानकी डॉक्टर थी, ऐसी चीजों का इलाज भी जानती थी। उसने 2-3 चीजों का नाम लेकर हुफा से पूछा कि इनमें से कोई चीज घर में मौजूद है या नहीं। हुफा ने बेबसी से नफी में सारी ला दिया। ठीक है, मैं इन पत्तियों को पीसती हूँ। जानकी ने राइफल एक तरफ रख दी और पत्तियों वाली प्लेट और हमनदस्ता लेकर फर्श पर बैठ गई। इन जड़ी बूटियों की तासीर में कोई शुबा नहीं, इसका मुशाहिदा हम पहले भी कर चुके हैं। सरदार थालू वाले कांटे में लूमा ने वो कहते कहते खामोश हो गई और आवन में पत्तियां डालकर दस्ते से होले होले कूटने लगी। जानकी ने अगरचे बात अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन मैंने नोट कर लिया था कि सरदार थालूब का नाम सुनकर बूमा की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। जानकी खरल में पत्तियां कूटती रही। हुफा बच्चे को दूध पिला रही थी। कभी वो हमारी तरफ देखती और कभी बच्चे को। बच्चे की तरफ देखते उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आते। ऐसे में उसके चेहरे पर ममता का नूर सा बिखर जाता और जब वो हमारी तरफ देखती तो आंखों में खौफ सा झलकने लगता। मैं और सोनिया खामोश खड़े थे। मेरे हाथ में राइफल थी, लेकिन उसकी नाल फर्श की तरफ झुकी हुई थी। ऐसी सूरत हाल में उन दोनों मियाँ बीवी की तरफ से कोई खतरा नहीं था। मुआ बार बार अपनी टांग को झटक रहा था। उसके चेहरे पर करबो अजियत के तासरात बढ़ते जा रहे थे। लेकिन मैंने एक बात खास तौर से नोट की थी कि जब वो हम तीनों में से किसी की तरफ देखता तो उसके चेहरे पर अजियत के तासरात के बावजूद आंखों में चमक सी उभर आती थी। जानकी पत्तियों को कूट चुकी थी। उसने खरल में जमा पत्तियों का रस प्लेट में उंडेल दिया। खरल में अब कटी हुई पत्तियों का पेस्ट सा रह गया था। उफा की गोद में बच्चे का पेट भर गया था और वो सो गया था। उफा ने अपना ब्लाउज दुरुस्त किया और इधर उधर देखने लगी। वो बच्चे को लिटाने के लिए शायद जगह तलाश कर रही थी। बेड पर बूमा पड़ा हुआ था। सोनिया उसका मतलब समझ गई। उसने आगे बढ़कर बच्चे को ले लिया। उफा ने एक बार फिर शुक्रगुजार निगाहों से उसकी तरफ देखा और कुर्सी से उठ गई। सोनिया उस कुर्सी पर बैठ गई और बच्चे को गोद में लिटा लिया। उसका एक बाजू बच्चे की गर्दन के नीचे था और दूसरे हाथ से वो बच्चे के घने गोल्डन बालों में उंगलियां फेरने लगी। इस वक्त मैंने सोनिया के चेहरे पर भी कुछ अजीब से तासरात देखे थे। उफा तेजी से कमरे से निकल गई। उसकी वापसी में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। उसके एक हाथ में तेज धार वाली नोकदार छुरी थी। वो पलंग पर चढ़ गई और बूमा की टांग को टटोलने लगी। वह भी पलंग के करीब पहुंच गया। मुझे समझने में देर न लगी कि उफा क्या करने जा रही है। मैंने बूमा की टांग को पकड़ दिया। उफा ने पिंडली पर एक जगह उंगली रखते हुए शोहर से कुछ पूछा। बूमा ने इस बात में सर हिलाया। उफा ने उंगली हटा ली। उस जगह पेपर पिन के सर के बराबर नन्ना सा सुर्ख धब्बा था, जबकि आसपास की जिल्द नीली हो रही थी। उफा ने छुरी की नोक उस सुर्ख धब्बे पर रखकर तकरीबन आध इंच लंबा चीरा लगा दिया। दूसरा चीरा उसने क्रास की सूरत में लगा दिया था। पिल्ली के जख्म से स्याही माइल गाढ़ा सा खून बह निकला। बूमा टांग को झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मजबूती से दबा रखा था। उसने तकलीफ जब्त करने के लिए सख्ती से दांत भी भींच रखे थे। उफा जख्म के आसपास की जगह को अंगूठों से दबाती रही और स्याही माइल गाढ़ा खून रिश्ता रहा। तकरीबन 1 मिनट बाद उसने एक कपड़े से जख्म साफ किया और पत्तियों का रस कतरा कतरा करके जख्म पर डालती रही। कुछ ही देर बाद जख्म से बहने वाले खून की मिकदार कम होने लगी। उफा ने पत्तियों का पेस्ट उसके जख्म पर रख दिया और बचा हुआ रस उसकी टांग पर मलने लगी। जख्म पर पट्टी बांधकर उसने बूमा की तरफ देखा। उसने अब भी दांत सख्ती से भींच रखे थे। चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे और इस तकलीफ को देखकर मैंने उसकी टांग छोड़ दी। अब वो पैर नहीं झटक रहा था। उफा अवन दस्ता और प्लेट लेकर कमरे से चली गई। इस मरतबा उसकी वापसी तकरीबन 15 मिनट बाद हुई। इसी दौरान में किचन में से बर्तनों वगैरह की आवाजें आती रही थी, इसलिए मैं भी इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठा रहा। वो जब कमरे में दाखिल हुई तो देर से उसकी वापसी की वजह भी समझ में आ गई। उसने दोनों हाथों में ट्रे उठा रखी थी जिसमें चाय के 5 मग रखे हुए थे। इन 4 दिनों में यह पहला मौका था कि वो आज खुद चाय बनाकर लाई थी। इससे पहले चाय, खाना या कोई और चीज तलब करने के लिए उसे हुक्म देना पड़ता था। मैंने और जानकी ने ट्रे में से एक एक मग उठा लिया। सोनिया का मग उसी ने कुर्सी के करीब मेज पर रख दिया और दूसरे दोनों मग भी करीब ही रखकर खाली ट्रे दीवार के साथ टिका कर खड़ी कर दी। उसने मुड़कर बूमा से कुछ कहा। बूमा ने इस बात में सर हिला दिया। मैं बूमा की तरफ देख रहा था और ये बड़ी हैरत की बात थी कि उसके चेहरे पर करब के आसार कुछ कम हो गए थे। उफा बेड पर चढ़ गई और बूमा को सहारा देकर बेड की पूंछ से टेक लगाकर बिठा दिया और नीचे उतरकर चाय का एक मग उसके हाथ में थमा दिया और फिर सोनिया की तरफ मुड़कर दोनों हाथ बढ़ाते हुए बच्चे को लेने के लिए झुकी तो सोनिया ने मुस्कुराते हुए थाई जबान में कहा, इसे मेरे पास ही रहने दो, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा बच्चा है। उफा चंद में उसकी तरफ देखती रही, फिर उसके करीब ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गई और बारी बारी हम तीनों की तरफ देखते हुए बोली, बूमा को अब कोई खतरा नहीं। अगर तुम लोग यहाँ ना होते तो आज मुझ पर क़यामत गुजर चुकी होती। मेरे पास तुम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था, मैंने जवाब दिया। वैसे तुम लोगों से हमारी दुश्मनी तो नहीं, हमारे असल दुश्मन तो वो लोग हैं जिनका ताकुब करते हुए हम मौत की इस वादी में चले आए हैं।
वैसे शुक्रिया तो हमें तुम लोगों का अदा करना चाहिए। मर्दी के खिलाफ और जान के खौफ से ही सही, लेकिन तुम लोगों ने हमें पनाह तो दे रखी है। अगर हमें इस घाटी में पनाह ना मिलती तो मौत की इस वादी में हमें बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। हो सकता है कि अब तक हम में से कोई एक या सब ही मारे जा चुके होते। हमने बूमा को बचाने में तुम्हारी थोड़ी सी मदद करके कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। मेरा ख्याल है ये तुम्हारी वही साथी है जिसने पहाड़ी के दूसरी तरफ वाले पोस्ट काटे में हमारी एक मुआफिज लड़की को कत्ल कर दिया था। ऊफा ने जानकी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ये वही है, हम इसे मुर्दा समझ चुके थे। वहाँ हमारी अदम मौजूदगी में क्या सूरत पेश आई थी और ये 4 दिन तक कहाँ छुपी रही, ये अभी इससे मालूम करना है। हम बातें करते हुए चाय की चुस्कियां भी लेते रहे। उफा बार बार कभी सोनिया की गोद में सोते हुए बच्चे को और कभी सोनिया के चेहरे को देखने लगती। बूमा की हालत अब काफी बेहतर नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर अब पहले की तरह तकलीफ के आसार नहीं थे। वो बेड की पूछ से टेक लगाए चाय की चुस्कियां ले रहा था। दोनों टांगे उसने आगे को फैला रखी थी। जंगली जड़ी बूटियों की अफादियत में कोई शुबा नहीं। बाल बूटियां तो खतरनाक जहर के लिए भी तरियाक का असर रखती हैं। मुझे अच्छी तरह याद था जब मैं बैंकॉक में जख्मी हुआ था तो थाई ने जड़ी बूटियों ही से तैयार करदा कोई करीम मेरे जख्म पर लगाई थी, जिससे मुझे फौरन ही फायदा हुआ था। थाई खुद भी वो करीम इस्तेमाल करती थी। मैंने खुद कई मरतबा उसके बदन पर कोड़े बरसाने के बाद जख्म पर वो करीम लगाई थी और उसके जख्म 2-4 दिन ही में ठीक हो जाते थे। और अब एक और मिसाल हमारे सामने थी। उफा ने कहा था कि अगर फौरन ही मखसूस बूटी की पत्तियों का रस जहरीले कीड़े के कांटे की जगह पर ना लगाया गया तो बूमा चंद घंटों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। मैंने उस वक्त बूमा की हालत भी देखी थी और मेरा ख्याल था कि वो बचेगा नहीं, लेकिन जख्म पर पत्तियों का रस टपकाने और उसका पेस्ट लगाने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर वो जिंदगी का मजा उठा रहा था। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? बूमा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या बात है? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। कुछ देर पहले तुम्हारी साथी ने सरदार थालूब का नाम लिया था। तुम लोग जनरल खुराट के मेहमानों का ताकुब करते हुए थाईलैंड से आए हो। सरदार थालूब भी थाईलैंड का रहने वाला है, बल्कि उसका कबीला तो सरहद के साथ साथ वसी इलाके में फैला हुआ है। तुम लोग सरदार थालूब को कैसे जानते हो? और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम दोनों का ताल्लुक थाईलैंड से भी नहीं। उसका इशारा जानकी और मेरी तरफ था। जनरल खुराट के मेहमानों को जानते हो? वो लोग कौन है? मैंने उल्टा सवाल उससे कर दिया। नहीं, बूमा ने नफी में सारी ला दिया। हम तो मामूली कारिंदे हैं, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी से सरोकार होता है। ज्यादा बातें हम नहीं जानते और हमें ऐसी बातें बताई भी नहीं जाती। वैसे पिछले दिनों ये सुनने में आया था कि चियांग साइन में जनरल खुराट के आदमी और सरदार थालूब में कुछ झड़पें हुई थी, जिनमें जनरल खुराट के खास आदमी सीन फोंग भी मारा गया था। और ये भी सुनने में आया था कि दारा नामी कोई शख्स थाईलैंड में जनरल खुराट के मफादात के लिए काम कर रहा है। दारा वही शख्स है जो अपने साथियों के हमरा आजकल यहाँ आया हुआ है। उसने चियांग साइन में जनरल खुराट के कई आदमियों को सरदार थालूब के हाथों मरने से बचा लिया था। सरदार थालूब से अपनी जान का खतरा लाक हुआ तो जनरल खुराट ने उसे ट्राई एंगल में आने की इजाजत दे दी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, यहाँ सरदार थालूब के साथ एक और नाम भी लिया जा रहा है। अजीब सा नाम है जो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सुना है कि वो दारा का हम वतन है और दारा के खून का प्यासा है। दारा दरअसल सरदार थालूब से नहीं, उसके खौफ से भागकर यहाँ आया है। तुमने ठीक सुना है, मैंने जवाब दिया। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि जनरल खुराट के आदमी को मरवाने में दारा ही का हाथ है। इसके हाथ कई बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। सरदार थालूब तो उसे जानता भी नहीं था, इसलिए उससे दुश्मनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरदार थालूब से दुश्मनी की इब्तदा दारा ही ने की थी। उस रात सरदार थालूब के आदमी इसके मेहमानों को चियांग राय से लेकर चियांग साइन आ रहे थे कि दारा और उसके साथियों ने रास्ते में उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी और सरदार थालूब के 5 आदमी उस हमले में मारे गए। ऐसी सूरत में सरदार थालूब कैसे खामोश रह सकता था? मैं एक बार फिर खामोश होकर बूमा और हुफा के चेहरों को तकने लगा। हमने 4 दिन से उन्हें अपना कैदी बना रखा था। इसी दौरान में अगर उन्हें मौका मिलता तो हमें मौत के घाट उतारने से ना चूकते। अब हमने उनकी जरा सी मदद की थी तो वो हमारे बेहद शुक्रगुजार और एहसान मंद नजर आ रहे थे और मैं इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहता था।